हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन। आपने जो कुछ खोया उसे दूसरों ने पाया है। बाबा साहब दलित वर्गों में जागृत के प्रयास लगातार करते रहे। उनका विचार था कि अछूत वर्ग सामाजिक आर्थिक रूप से मजबूत हो जाए ताकि वे राजनीतिक अधिकारों का पूरा लाभ उठा सके। वे सामाजिक व धार्मिक रूढ़ियों पर निरंतर चोट करते रहे। महाराष्ट्र के थाना जिले के कसरा गांव में एक बड़ी सभा में भाषण देते हुए उन्होंने कहा, हम हिंदू धर्म में समानता चाहते हैं और जात पात की वर्ण व्यवस्था को नष्ट करना चाहते हैं। उनके लिए रोजी रोटी का सवाल ईश्वर की पूजा से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। तुम्हें जो राजनीतिक अधिकार मिल रहे हैं वे आपके महान और नासिक जैसे संघर्षों के कारण ही मिल रहे हैं। इन संघर्षों के समाचार लंदन टाइम्स में छपते रहते थे, जिसे पढ़कर अंग्रेजों की आंखें खुली और उन्होंने इसमें रुचि ली। डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा, आपने जो कुछ खोया है उसे दूसरों ने पाया है। आपका निरंतर अपमान दूसरों के सम्मान का कारण है। आपका निराधर तुम्हारे अभाव, कष्ट, दरिद्रता व अपमान पिछले जन्म के पापों के कारण नहीं है, बल्कि यह आप पर छाए हुए लोगों के अत्याचार, अन्याय व शोषण के कारण है। आपके पास जमीन नहीं क्योंकि दूसरों ने छीन ली। आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलती क्योंकि इस पर दूसरों का एकाधिकार है। अतः भाग पर भरोसा मत रखो, बल्कि अपनी शक्ति व क्षमता में विश्वास करो। फरवरी 1933 में मझगांव, बंबई की एक अन्य सभा में बाबा साहब ने कहा, हमारे आंदोलन का लक्ष्य अन्याय, अंधविश्वास के खिलाफ संघर्ष करना और उच्च वर्ग के हर विशेष अधिकार को समाप्त करके निर्धन जनता की गुलामी को तोड़ना है। दलितों को आह्वान करते हुए कहा, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखें और उन बुराइयों का त्याग करें जिनसे वे बर्बाद हुए हैं, जिनके कारण चालाक लोग उन्हें ठगते हैं और पतन की ओर धकेल देते हैं। मृत पशुओं का मांस खाना छोड़ दो। लोग पूछते हैं कि फिर अछूत क्या खाएंगे। उत्तर में मैं आपको एक सदाचारी महिला का उदाहरण देता हूँ। यदि उस पर बुरे दिन आ जाए तो वह वैश्या का जीवन गुजारने को तैयार नहीं होगी। वह सम्मान व स्वाभिमान के लिए दुख झेलती है। इसलिए संसार में सम्मान से रहना सीखो। आपके मन में यहाँ कुछ कर दिखाने की अभिलाषा होनी चाहिए। वे ही लोग आगे बढ़ते हैं जो संघर्ष करते हैं। निराशा और हताशा के दिन बीत गए और नव युग शुरू हो रहा है। अपनी दास्तां खुद मिटानी है। ईश्वर या अवतार के भरोसे मत रहना। मार्च 1933 में बंबई में हुई एक सभा में डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा, तुम्हें अपनी दास्तां खुद मिटानी है। उसके अंत के लिए काल्पनिक ईश्वर या किसी अवतार का इंतजार मत करो। आपकी मुक्ति आर्थिक व राजनीतिक शक्तियों में निहित है, न कि तीर्थ स्थानों और व्रत उपवासों में। शास्त्रों व पुराणों को पढ़ने से वे तुम्हें भूखमरी से नहीं
बचा पाए। तुम्हारे पूर्वज यह सदियों से करते आ रहे, लेकिन तुम्हारी दशा में कोई सुधार नहीं हुआ। आपके पूर्वजों की तरह आपके शरीर पर भी फटे हुए कपड़े हैं। उनकी तरह आप भी अंधेरी कोठरियों में सड़ रहे हो, हर समय बीमारियों से ग्रस्त रहते हो और दवा के अभाव में बेमौत मर जाते। कीड़े मकोड़ों की तरह तुम्हारी जिंदगी हो गई। ढोर गंवार से भी ज्यादा गंदगी वाला तुम्हारा रहन सहन है। मुर्गों की तरह तुम भी संक्रामक रोगों के प्रकोप की चपेट में मर जाते हो। इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इन निरर्थक बातों में मत फंसो। तुम्हारे उद्धार का एक ही मार्ग है, कानून बनाने की शक्ति के स्थानों पर अपना सारा ध्यान केंद्रित करो, ताकि तुम स्वयं अपने भले के लिए कानून बना सको। इस प्रकार उन्होंने दलितों को बार बार यह निर्देश दिया कि वे मंदिर प्रवेश, तीर्थ स्थान, उपवास, पूजा पाठ आदि में अपना समय नष्ट नहीं करें और अपने को संगठित करके राजनीतिक शक्ति प्राप्त करें, ताकि कोई भी फैसले में उनका व्यवहारिक योगदान हो। राजनीतिक सत्ता समाज परिवर्तन का प्रभावशाली माध्यम है, जिसे हासिल करने के लिए अछूतों को निरंतर संघर्ष करना चाहिए और साथ ही अवसरवादी व स्वार्थी राजनीति तथा राजनीतिज्ञों से सावधान रहना चाहिए। उन्होंने यह भी चेताया कि किसी समुदाय या संप्रदाय का संख्या में ही अधिक होना ही पर्याप्त नहीं, उसके लोग हमेशा संगठित, चिंतक, शक्तिशाली, पढ़े लिखे, स्वाभिमानी और सफलता को कायम रखने के योग भी होने चाहिए। ज्ञान की भूख शांत करने के लिए पेट की भूख को मारा। मार्च 1933 में भारत के संविधान का स्वरूप बनाने वाले संवैधानिक सुधारों संबंधी ब्रिटिश सरकार ने श्वेत पत्र प्रकाशित किया। ब्रिटेन की संसद के दोनों सदनों में इस पर विचार किया जाना था। इस व्हाइट पेपर पर अलग अलग नेताओं ने अलग अलग विचार रखे। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि श्वेत पत्र गलत रूल है, जो ब्रिटिश राज सत्ता का नियम है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि वह शांति भंग करने का कारण है और डॉक्टर मुंजे ने कहा कि यह काला पेपर है। इसी प्रकार जयकर ने कहा कि संघ राज की कल्पना अब पीछे हट रही है। इसी समय बंगाल विधान परिषद ने पूना पैक्ट को रद्द करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। डॉक्टर अंबेडकर जी ने टाइम्स ऑफ इंडिया के जरिए कहा कि बंगाली हिंदू नेताओं ने पूना पैक्ट समझौते में पूरी तरह से भाग लिया है। बंगाली नेताओं ने उस समय पूरी चर्चा की थी और अब उनका यह कहना है कि वे इसमें शामिल नहीं थे, सरासर झूठ है। व्हाइट पेपर की घोषणा के बाद प्रतिनिधित्व करने के लिए 17 सदस्यों की एक ज्वाइंट कमेटी नियुक्त की गई, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर जी का भी नाम था। 23 अप्रैल 1933 को डॉक्टर अंबेडकर जी ने एक बार फिर गांधी जी से यरवदा जेल में मिले। डॉक्टर अंबेडकर जी की प्रसिद्धि लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन हिंदू नेताओं का डॉक्टर अंबेडकर जी के प्रति व्यवहार बदल नहीं रहा था।
दलितों की सेवा के योगदान के लिए महाराज सयाजी गायकवाड़ का बंबई में साक्षात्कार होने वाला था। स्वागत समिति ने डॉक्टर अंबेडकर जी का नाम वक्ताओं में रखा, लेकिन जातवादी लोगों ने नाम हटा दिया। एक और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डॉक्टर अंबेडकर जी को अपने पास बैठाकर चर्चा करते थे, लेकिन भारत के हिंदू समाज को उन्हें पास बैठाना स्वीकार नहीं था। लंदन रवाना होने से पहले 2 सप्ताह तक कई सभाओं में भाग लेते रहे। 12 अप्रैल को परेल बंबई नगरपालिका की शिक्षा समिति के समारोह में डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा, मेरा सारा जीवन विद्यार्थी के रूप में व्यतीत हो, ऐसी मेरी इच्छा थी। ज्ञान की भूख को शांत करने के लिए मैंने पेट की भूख को मारकर अनेक ग्रंथ खरीदे। प्राध्यापक की नौकरी स्वीकार कर किताबें पढ़ने के सुख के साथ समय व्यतीत करूं, ऐसी मेरी इच्छा थी। लेकिन गरीब, उपेक्षित, अछूत समाज के अधिकारों के आंदोलन में समाज का काम करने का सौभाग्य मिला है। इसी दौरान डॉक्टर अंबेडकर जी ने अछूतों के प्राइमरी चुनाव के बारे में गांधी जी की क्या राय है, यह जानने के लिए गांधी जी से मिलना तय किया। इधर जगह जगह सभाओं में जाना होता था, कोर्ट में कुछ मुकदमे चलाने थे, लंदन जाने की भी हड़बड़ी थी, घर परिवार का कामकाज भी देखना था। 23 अप्रैल 1933 को डॉक्टर अंबेडकर जी अपने सहयोगी मोरे, शिंदे, चित्रे, गायकवाड़, चौहान के साथ गांधी जी से मिले। यरवदा जेल में आम के पेड़ के नीचे अछूतों के चुनाव, छुआछूत निवारण आदि विषयों पर शांति के साथ सुखद वार्ता हुई और अंत में गांधी जी ने अंबेडकर जी को फूलों का गुच्छा भेंट किया तथा लंदन यात्रा की शुभकामनाएं दी। 23 अप्रैल 1933 को अछूत समाज की ओर से आयोजित दामोदर हॉल परेल में बाबा साहब को सम्मान पत्र दिया और भाषण में कहा, दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस के समय मैं बहुत दुविधा में फंस गया था। यदि अंग्रेजों के खिलाफ होता तो उनसे कुछ नहीं मिलता और यदि गांधी जी से झगड़ा करता तो वे कुछ भी समर्थन नहीं करते। अछूतों के हक में जो कुछ कमियां रह गईं उसे पूरी करने की कोशिश करूंगा। अंग्रेज सरकार से अधिकार दिलाने के लिए मैं संघर्ष जारी रखूंगा। मुझे विदा करने के लिए गरीब लोग अपनी रोजी मजदूरी छोड़कर बंदरगाह पर नहीं आए। मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता है। अछूतों के भविष्य की चिंता में खुद को भूल गया हूँ। 24 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर संयुक्त समिति के कामकाज के लिए लंदन रवाना हुए और 6 मई 1933 को लंदन पहुंचे। 8 मई को गांधी जी द्वारा आत्म शुद्धि के लिए शुरू किए अनशन की खबर लंदन में पढ़ी। अपने सहयोगियों से पत्र द्वारा पूरी जानकारी मालूम की। वे भारत में अपने सहयोगियों के निरंतर संपर्क में रहते थे तथा ऐसे विकट समय में साथ देने के लिए प्रशंसा करते थे।
अपने अखबार जनता के संपादक भास्कर राव के योगदान की भी पत्र द्वारा सराहना की तथा उनकी कृतज्ञता प्रकट की। जनता अखबार का डॉक्टर अंबेडकर जी विशेषांक देखकर बाबा साहब ने लिखा कि सिर्फ मेरा गुणगान ही करना ठीक नहीं है, बल्कि मेरे द्वारा तथा मेरे जैसे लोगों द्वारा अछूतों के लिए उठाए मुद्दों पर ज्यादा चर्चा हो। डॉक्टर अंबेडकर जी जनता अखबार के लिए काफी लिखते थे। इसी दौरान गवई गुट की ओर से यह अफवाह फैला दी कि डॉक्टर अंबेडकर इस्लाम धर्म स्वीकार करने वाले हैं। सूबेदार सावरकर ने डॉक्टर अंबेडकर जी को पत्र भेज कर लिखा, अछूतों की समस्या हल किए बिना दलितों का राजा डॉक्टर अंबेडकर इस तरह का कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेगा। ऐसा दलित समाज में विश्वास है। इस पत्र के जवाब में लंदन से डॉक्टर अंबेडकर जी ने सावरकर को पत्र लिखा। धर्मांतरण की समस्या के बारे में लंदन में गवई के साथ चर्चा हुई थी, लेकिन गवई को हमने बताया था कि हम इस्लाम धर्म कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा झुकाव बौद्ध धर्म की ओर है। फिर अछूतों के भविष्य की चिंता के बारे में मैं इतना व्यस्त हूँ कि अपने को भूल गया हूँ। अछूतों की समस्याओं का समाधान किए बिना मुझे खुद के बारे में विचार करने का समय नहीं है। मेरी बात गवई अच्छी तरह से समझ गए थे, लेकिन फिर भी झूठी बात फैला दी, जिसका मुझे ताज्जुब हो रहा है। बाबा साहब रात दिन लिखने पढ़ने चर्चा आदि में व्यस्त रहते थे। स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। डायबिटीज से बहुत परेशान थे। आंखों की रोशनी कमजोर होती जा रही थी। चश्मा भी बदलवाया। हिम्मत व हौसले से भरे उस विद्वान का स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा था। अपने आंखों की रोशनी चली जाने की कल्पना मात्र से वे सिहर उठते थे। कभी कभी वे सोचते थे कि उनकी आंखों से दिखना बिल्कुल बंद हो जाएगा। यह सोचकर वे बच्चों की तरह रो पड़ते थे। एक बार सिसकते हुए उन्होंने कहा, आंखों की रोशनी गई तो पढ़ना रुक जाएगा, और पढ़ना बंद हो जाएगा तो जीने से क्या फायदा। डॉक्टर अंबेडकर जी जब लंदन में थे तो पूना पैक्ट के खिलाफ भारत में जोरदार माहौल बन गया। जिन नेताओं ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे या मंजूरी दी थी, उनमें से ज्यादातर अब विरोध के झंडे लिए हुए खड़े थे। जो रविन्द्रनाथ टैगोर पहले पूना पैक्ट से बहुत खुश थे, वह भी अब विरोध के गीत गाने लग गए और बंगाल के हिंदू नेताओं के साथ पूना पैक्ट रद्द करने के प्रस्ताव के पक्ष में हो गए। हिंदू महासभा ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री को तार भेजकर लिखा है कि पंजाब में तो छुआछूत की कोई समस्या ही नहीं है, इसलिए पूना पैक्ट पंजाब में लागू नहीं किया जाए। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। लंदन में ज्वाइंट कमेटी के अधिवेशन में डॉक्टर अंबेडकर जी 3 अक्टूबर 1933 को भारतीय प्रतिनिधियों की ज्वाइंट कमेटी का अधिवेशन लंदन में शुरू हुआ। 23 अक्टूबर को सर विंस्टन चर्चिल के साथ चर्चा हुई। डॉक्टर अंबेडकर की चर्चिल
से बहुत नोकझोंक हुई, लेकिन आत्मविश्वास, साहस व जानकारियों से भरे डॉक्टर अंबेडकर जी के आगे चर्चिल सहित ब्रिटिश राजनेताओं की बोलती बंद हो गई। कमेटी ने नवंबर 1933 में अपना काम पूरा कर लिया। जो चर्चा हुई उसके आधार पर संविधान लिखने के लिए एक छोटी कमेटी बनाई गई। डॉक्टर अंबेडकर जी कुछ दिनों के लिए लंदन रुके। वह अपनी किताब भारत में सेना के संबंध में सामग्री इकट्ठी करना चाहते थे। लंदन प्रवास के दौरान सितंबर व अक्टूबर में डॉक्टर अंबेडकर जी अलग अलग स्थान, जिनमें प्रसिद्ध इंपीरियल होटल, मांगटेन्यू होटल तथा ब्लूमसबरी रोड के पैलेस होटल में रहे। पैलेस होटल में निवास के दौरान महार व चमार समाज के विवाद के बारे में एक पत्र लिखा। उसकी भी यहाँ जानकारी देना जरूरी है। वहां से एक पत्र में उन्होंने लिखा, मुझ पर यह आरोप लगाया जाता है कि मैं चमारों व महारों में भेदभाव करता हूँ, यानी महारों का पक्ष लेता हूँ। यह झूठ है और इस तरह की ओछी बातों से मैं ऊब गया हूँ। महाराष्ट्र में चमार कम संख्या में है और आंदोलन में ज्यादातर महार ही है। फिर देशस्थ महार कहते हैं कि मैं कोकड़ी महार हूँ। कोकड़ी महार कहते हैं कि मैं देशस्थ महारों की सलाह पर चलता हूँ। एक पार्टी के लोग कहते हैं कि मैं दूसरी पार्टी की मुट्ठी में हूँ। जब तक जातियां हैं यह वाद विवाद चलता ही रहेगा और इस कड़वाहट का अंत जात के साथ होगा। इस संबंध में दंतोपंत पवार से उनके बीच मतभेद थे, जिसके कारण बाबा साहब दुखी थे। आखिर एक दिन दुखी होकर पवार को लिखा, गोलमेज परिषद का काम समाप्त होते ही मैं राजनीति व सार्वजनिक कार्य छोड़कर वकालत के धंधे की ओर ध्यान केंद्रित करने वाला हूँ। 8 जनवरी 1934 को विक्टोरिया जहाज द्वारा डॉक्टर अंबेडकर जी लंदन से बंबई पहुंचे। जहाज से उतरे तो वे बहुत खुश नजर आ रहे थे। बंदरगाह पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा, हो सकता है कि ज्वाइंट कमेटी व्हाइट पेपर में दर्ज सुझाव पर कुछ बदलाव करे, लेकिन मोटे तौर पर हम सभी सुझाव स्वीकार कर लेंगे और अन्य मांगों के लिए संघर्ष करेंगे। भविष्य की योजना के बारे में पूछे जाने पर डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा, राजनीति में मेरी कोई विशेष रुचि नहीं है। इन दिनों आर्मी इन इंडिया नामक बुक लिख रहा हूँ, जिसे जल्दी ही पूरी करने की कोशिश करूंगा। इस ग्रंथ के लिए बाबा साहब ने लंदन से भी काफी सामग्री एकत्रित की थी, लेकिन यह ग्रंथ पूरा नहीं हो पाया, जिसके कारण हम उनकी इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण जानकारियों से वंचित रह गए। समाज की पीड़ाओं के लिए वह खुद ही पीड़ा भूल गए। 1930 से 1934 तक शोषित समाज के मानवीय अधिकारों के लिए डॉक्टर अंबेडकर जी पिछले 4 साल से देश विदेश में काफी शारीरिक व मानसिक परिश्रम कर रहे थे, लेकिन स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। डायबिटीज के कारण पैरों में दर्द होता था।
आंखों की रोशनी भी कमजोर होती जा रही थी। ऐसे में वह आराम व शांति के लिए किसी शांत एकांत जगह पर जाना चाहते थे। पहले बोटी और फिर समुद्र के किनारे महाबलेश्वर में कुछ दिन आराम किया। बोड्री से कमलकांत चित्रे को उन्होंने पत्र लिखा, शांत सागर मानो मुझे पुकार रहा है और मुझे उसका आमंत्रण स्वीकार करना ही चाहिए। मैं अभी तैरने के लिए जा रहा हूँ। वहां भी मित्रगण मिलने आ जाते थे। इन दिनों वह अपना सिर मुड़वाकर ऐसे कपड़े पहनते थे मानो सन्यासी भिक्षु हो गए हों। समाज की चिंता मानो उनकी नियत बन गए थे। वह वहां ज्यादा दिन रुक नहीं पाए और 8 जनवरी 1934 को बंबई आ गए। मई 1934 में डॉक्टर अंबेडकर जी कोल्हापुर के पास पन्नालगढ़ में फिर स्वास्थ्य लाभ के लिए आए। यहाँ कुछ दिन आराम करने के बाद बंबई लौट आए। देश में उस समय उन जैसे विद्वान को सरकार चाहती तो कई उच्च पदों पर नियुक्त कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उन्होंने फिर से वकालत कर कुछ कमाने का विचार किया और जून 1934 में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बंबई में अंशकालिक नौकरी पर लग गए। हालांकि उनकी योग्यता व व्यक्तित्व के अनुकूल नहीं थे, लेकिन आर्थिक मजबूरियों के कारण उस छोटी नौकरी को भी स्वीकार करना पड़ा। इन दिनों भारतीय संविधान का बिल ब्रिटिश संसद में विचार विमर्श के लिए पेश किया जाने वाला था, जिसके लिए डॉक्टर अंबेडकर जी को खुशी का एहसास हो रहा था। हिंदू व्यवस्था पर आक्रामक व्यवहार के कारण डॉक्टर अंबेडकर जी के कई रूढ़वादी हिंदू दुश्मन बन गए थे। उन्हें मारने की धमकियों के साथ 2-3 बार मारने की कोशिश भी की, लेकिन निडर डॉक्टर अंबेडकर जी ने न तो अपना आंदोलन रोका और न ही आंदोलन की आक्रामकता कम की। वे सवर्ण हिंदू विरोधियों को बहुत बुद्धिमत्ता से कलम व वाणी के माध्यम संवाद करते थे और हिंदुओं को यह समझाने की पूरी कोशिश करते थे कि वे अपनी जातवादी व भेदभावपूर्ण मानसिकता में बदलाव लाएं। उन्हें दार्शनिक डॉक्टर जोसन का वह कथन याद आया कि महोदय, मैं आप लोगों के सामने अपने विचार रख सकता हूँ, लेकिन उसको समझने की अकल मैं आपको नहीं दे सकता। सन 1934 में तो डॉक्टर अंबेडकर जी को पूरा एहसास ही हो गया था कि रूढ़वादी लोग उनकी हत्या कर देंगे। इसलिए उन्होंने अपना कच्चा वसीयतनामा तक लिख कर रख लिया था और उसकी एक कॉपी अपने सहयोगी भाऊराव गायकवाड़ को नासिक भी भेज दी थी। उन्होंने वसीयतनामे में लिखा, मेरे बाद आप सभी लोगों को अछूतों के उद्धार का आंदोलन जारी रखना होगा और यदि आप लोगों को रुपयों पैसों की जरूरत पड़े तो मेरा एक मकान बेचकर पैसा इकट्ठा कर लेना। लेकिन साहसी बाबा साहब को मारने की हिम्मत किसी की नहीं हुई।